आसाम ही क्यों जाना पड़ा? ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जिस पे मेरे ख्याल से महाराष्ट्र पुलिस को एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। हो सकता है शिंदे साहब भी दबाव में हो, ये भी तो हो सकता है ना, उनके खिलाफ भी तो पूरा अखबारों में खबरें छप रही हैं कि ईडी ने केस कर रखा है, ईडी ने धमकाया है उनको भी। तो ये धमकाना, और वो भी किसी राज्य की सरकार गिराने के लिए धमकाना, इससे बड़ा अपराध कौन सा हो सकता है देश में? नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ नलिनी। आज बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं महमूद प्राचा जी। लगातार मुंबई में सियासी उठक पटक देखने को मिल रही है। आज जो है संजय राउत को बोला गया था कि समन भेजा गया था ईडी की तरफ से, लेकिन वो नहीं गए हैं। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि ईडी को डिसबैंड कर देना चाहिए। ईडी एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रही है। तो संजय रावत जी ने ठीक किया है, बल्कि बाकी सब भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को ईडी और सीबीआई इन जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को अब बैन करने का, और या तो इनके ऊपर क्रिमिनल मुकदमे लगाने का कार्रवाई करनी चाहिए। आईपीसी में धारा 166A है। जो भी कोई एजेंसी अपने राजनीतिक आकाओं के दबाव में आके झूठे मुकदमे कायम करती है, झूठे इन्वेस्टिगेशन करती है, दबाव बनाती है, ऐसी इन्वेस्टिगेशन करती है जिसका मकसद कोई क्राइम पकड़ना नहीं है, बल्कि एक दूसरा मकसद जो कि पॉलिटिकल है, एक दूसरा मकसद जो कि छुपा हुआ है, वो हासिल करने के लिए कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी काम करती है। तो जिस तरीके से मैं क्रिमिनल मीडिया बोलता हूँ ना, जिसे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो क्रिमिनल मीडिया है, उसी तरीके से ये जो एजेंसीज़ में इस तरह के ऑफिसर्स हैं वो क्रिमिनल्स हैं। तो जो ईमानदार ऑफिसर्स हैं, जैसे मैं ईमानदार सोशल मीडिया को बोलता हूँ, उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा है सोशल मीडिया की कि ये क्रिमिनल्स को रोके। उसी तरीके से जो ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स हैं, एनफोर्समेंट एजेंसीज़ में ऑफिसर्स हैं, उनसे मैं आह्वान कर रहा हूँ कि देश के संविधान की शपथ ली है आपने, आप अपने अधिकारी जो कि आपके आसपास हैं, जो इस तरीके का क्रिमिनल एक्ट कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ आप स्वयं एफआईआर दर्ज करें और उन लोगों को अरेस्ट करें। सीबीआई ने बहुत सारे केसेस में अपने खुद अधिकारियों को पहले बहुत अरेस्ट किया है। तो उसी तरीके से ईडी को भी चाहिए, ईडी के जो ईमानदार अफसर हैं उनके पास तो सारे सबूत होंगे इनकी बेईमानियों के, कि किस तरीके से किसका फ़ोन आता है राजनीतिक आका का, और उसके बाद तुरंत भाग के संजय रावत जी को अरेस्ट करने की या बुलाने की अभी ज़रूरत पड़ रही है। 5 दिन रुक जाएंगे तो शायद पहाड़ टूट जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा ना। अगर जो वो एक मजबूत लड़ाई लड़ रहे हैं देश का संविधान और देश की डेमोक्रेसी बचाने का, तो उसका टाइम नहीं देना है, उन्हें बिठा के रखना है। तो जो दूसरी तरीके से कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है जी, ईडी के सामने उनके सबसे बड़े नेता 5 दिन तक जाके चुपचाप बैठे रहे, राहुल गांधी जी। तो पार्टी के लोगों को मेरे ख्याल से शर्म आनी चाहिए कि ईडी के एक भी अफसर के खिलाफ आज तक एक भी एफआईआर दर्ज नहीं कराई है। किस तरीके की बदतमीजी वहाँ उनके टॉप लीडर से हुई होगी ये दुनिया जानती है। तो इसमें बुनियादी तौर पे ये बुज़दिल लीडरशिप की कमी है कि ये देश के जनता के नौकर ही तो हैं ये ईडी के ऑफिसर्स। ये अगर क्राइम करेंगे तो इनके खिलाफ एफआईआर नहीं करानी चाहिए। एक भी पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी ने भी आज तक नहीं कराई है। हमने दिल्ली दंगों में देखिए एफआईआर कराई है ना। जिस जगह दिल्ली दंगों में पुलिस ऑफिसर्स ने अपने राजनीतिक आकाओं के कहने पे झूठी कार्रवाई की थी, हमने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रखी है ना। तो भारत के संविधान में इतनी ताकत है, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है? ईडी के जो ये भ्रष्ट अधिकारी हैं, ईडी के जो क्रिमिनल अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, उनके खिलाफ एफआईआर शुरू करनी चाहिए। मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी है देश का संविधान, देश बचाने के लिए। सर, आपने कांग्रेस का जिक्र किया। अभी कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस के 2 अध्यक्ष हैं नाना पाटेला जी, उन्होंने कहा है कि जितने भी बागी विधायक हैं उनको इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं और डराया धमकाया जा रहा है। देखिए ना, उसके बावजूद भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। अभी तो महाराष्ट्र सरकार में उद्धव ठाकरे जी प्रेसिडेंट हैं, और मतलब चीफ मिनिस्टर हैं, उनको वहाँ एफआईआर करानी चाहिए ना, यहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप के खिलाफ। एक सीडीआर से तो निकालने हैं, सीडीआर ही तो निकालने हैं ना, जो वहाँ बैठे हैं, जो हेमंत बिस्वा शर्मा साहब हैं वहाँ के चीफ मिनिस्टर, एक उनके फ़ोन की सीडीआर निकालनी है। एक जो यहाँ पे राजनीतिक चाणक्य हैं अमित शाह साहब, उनके फ़ोन की सीडीआर निकालनी है। एक जो इनके चारों तरफ लोग हैं, नड्डा जी हैं, उनके खिलाफ उनकी सीडीआर निकालनी है। एफआईआर दर्ज करें वहाँ पे, महाराष्ट्र पुलिस से कराएं और सीडीआर इनकी प्राप्त करें, सब समझ में आ जाएगा कौन किसके टच में है और किसके साथ क्या ज्यादती हो रही है। और एक टीम महाराष्ट्र पुलिस की जानी चाहिए। मेरे ख्याल से ये जो उनकी अपहरण हुए हैं लोगों के, उनकी फैमिलीज़ जो है, मुझे बताया जा रहा है कि राज ठाकरे जी की जो वाइफ हैं उनके टच में है, और बहुत सारी न्यूज़ एजेंसीज़ में, न्यूज़ में मैंने पढ़ा है कि वो जो परिवार हैं उनके एमएलएस के,
उनकी जो महिलाएं हैं वो शिकायत कर रही हैं इनकी उद्धव ठाकरे जी की वाइफ से कि हमारे पति को पता नहीं किस तरीके से उठा के ले जाया गया, ये गया। जो इस प्रकार की अगर शिकायत भी मिलती है तो इस पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और उसकी इन्वेस्टिगेशन करने महाराष्ट्र पुलिस को मेरे ख्याल से आसाम जाना चाहिए, और कम से कम एक इंडिपेंडेंट उनको अलग ले जाके पूछ तो सकती है ना महाराष्ट्र पुलिस कि क्या आप किसी दबाव में हो। ये तो पूछ सकते हैं ना, जाके उनको अलग से ले जाके। और अगर वो हल्का सा भी इशारा करें हाँ हम दबाव में, तो उनको यहाँ लेके आया जाए सुरक्षा में महाराष्ट्र पुलिस की, और फिर उनसे पूछा जाए कि आपको कैसे किस हालात में कैसे आपके साथ क्राइम हुआ, आपको कैसे इंजेक्शन लगाया गया। जो खबरें आ रही हैं ये जो एफआईआर दर्ज होती है वो कोई किसी क्राइम के पूरे सबूत पे थोड़ी होती है। अगर इतनी खबर आ चुकी है कि वहाँ लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है आसाम में, और उनको इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, तो इतना एफआईआर दर्ज करने के लिए महाराष्ट्र पुलिस के लिए काफ़ी है। उद्धव ठाकरे इस्तीफा देने को तैयार थे मगर शरद पवार ने उन्हें रोक दिया। क्या लगता है शरद पवार कोई मास्टरमाइंड गेम खेलने वाले हैं? नहीं, इस वक्त तो गेम सिर्फ और सिर्फ आरएसएस और मनुवादी मानसिकता के जो सरकार है इस वक्त जी। और अमित शाह साहब और उनके जो दूसरे सहयोगी हैं वही गेम खेल पा रहे हैं। ये पवार साहब हालांकि एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं और बहुत ही ज़्यादा राजनीतिक बुद्धि रखते हैं, लेकिन वो अभी डिफेंस कर रहे हैं देश का संविधान बचाने के लिए, देश का लोकतंत्र बचाने के लिए। वो अपना दिमाग, अपनी सलाहियतें जो हैं वो डिफेंस के लिए लगा रहे हैं। ये देश का डेमोक्रेटिक सिस्टम तोड़ने का काम तो यहाँ से हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस द्वारा। ठीक है। एकनाथ सर, बस एक सवाल। एकनाथ शिंदे की ओर से बयान आया है कि हम शिवसेना से अलग नहीं, हम शिवसेना के साथ हैं, लेकिन हम हिंदुत्व को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हम शिवसेना को छोड़ने के लिए ऐसा कोई भी बयान हमने अभी तक नहीं दिया, उनका कहना है ऐसा। धीरे धीरे देखिए, जैसे जैसे मैंने कहा ना आपको, ईडी के ऑफिसर जो कि क्रिमिनल एक्ट कर रहे हैं, जो कि क्राइम कर रहे हैं, उनके खिलाफ अगर महाराष्ट्र पुलिस एक एफआईआर दर्ज करेगी तो मैं समझता हूँ शिंदे साहब भी शायद, और जो उनके अंदर दिल में छुपी हुई बातें हैं वो साफ साफ बोलें कि हम पे दबाव है। ऐसा भी हो सकता है ना, तो उसके लिए लेकिन इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। महाराष्ट्र पुलिस को मेरे ख्याल से सबसे पहले ये किडनैपिंग की एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। ये इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि गुजरात क्यों ले जाया गया, पहले गुजरात में क्या हो गया ऐसा कि गुजरात से फिर आसाम ले जाया गया। मतलब बीच में आप देख रहे हैं ना, गुजरात के बीच में यूपी भी था ना, मध्य प्रदेश भी था, सीधा आसाम क्यों ले जाया गया? क्या देश के सुदूर हिस्से में ले जाके कोई बड़ी साजिश का हिस्सा है? अगर भारतीय जनता पार्टी का अगर इसमें इंटरेस्ट भी था और है, तो उनको मध्य प्रदेश के क्या चीफ मिनिस्टर पे भरोसा नहीं था? उनको क्या यूपी के चीफ मिनिस्टर पे भरोसा नहीं था? आसाम ही क्यों जाना पड़ा? ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जिस पे मेरे ख्याल से महाराष्ट्र पुलिस को एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। हो सकता है शिंदे साहब भी दबाव में हो, ये भी तो हो सकता है ना। उनके खिलाफ भी तो पूरा अखबारों में खबरें छप रही हैं कि ईडी ने केस कर रखा है, ईडी ने धमकाया है उनको भी। तो ये धमकाना, और वो भी किसी राज्य की सरकार गिराने के लिए धमकाना, ये भारत के संविधान के ऊपर, भारत के लोकतंत्र के ऊपर, देश की जनता जो है ना, वी द पीपल, उसके ऊपर हमला है। वॉइस ऑफ द पीपल के ऊपर हमला है, मैंडेट ऑफ द पीपल के ऊपर हमला है। इससे बड़ा अपराध कौन सा हो सकता है देश में? जी सर, बात संविधान की हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है डिप्टी स्पीकर के ऊपर रोक लगा दी है कि किसी भी तरीके का जो है वो निर्णय नहीं ले सकते। बिना निर्णय लिए ही रोक लगा दी गई, ये कैसा कॉन्स्टिट्यूशन? ये तो आप ही जवाब दे रही हैं, अपनी सवाल का जवाब ही खुद दे रही हैं आप। आपके सवाल में ही आपका जवाब है, लेकिन उसके जवाब में मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि इस वक्त, और ये ज़किया जाफरी का जो केस आया जी, उसने ये बिल्कुल साफ कर दी है बात। अब इसमें 1% भी शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। जो 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव है, और वो दबाव इतना ज़्यादा है कि उन्होंने जनता से आह्वान किया था कि वो जो आके सुप्रीम कोर्ट की मदद करे। तो ये उससे एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाती है बात कि वो 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो थे बिल्कुल सच बोल रहे थे, और इस देश की जनता की, इस देश की सभी ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टियों की एक कमी है, और हमारी भी कमी है, मेरी खुद की कमी है कि हम सब लोग इकट्ठे होकर पीसफुल प्रदर्शन नहीं कर रहे जजेस के सपोर्ट में आने के लिए। हमें चाहिए कि हम जुडिशरी के सपोर्ट में कम से कम भी 10 लाख की रैली दिल्ली में करें कि हम लोग जुडिशरी के साथ हैं, जुडिशरी को नहीं डरना चाहिए। हम उन 4 जजेस ने जो कही थी बात, उसको हम अब सच मानते हैं, और हम आप लोगों के साथ हैं। आप बिल्कुल निडर होकर फैसले करें, ईडी से और जो आपकी फ़ोन टेपिंग होती है उससे ना डरें, क्योंकि ऐसे भी बार बार मीडिया में खुद हमारे राजनीतिक चाणक्य जो अपने आप को समझते हैं वो खबरें लीक कराते हैं कि मैंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी पेगासस से फ़ोन रिकॉर्डिंग कर रखी है। तो उससे ना डरें, बिल्कुल नहीं डरने की ज़रूरत है। पूरा देश आपके साथ खड़ा है। मैं यहाँ से आह्वान करता हूँ, पूरा देश
भारत की जुडिशरी के साथ खड़ा है। आप बहादुरी के साथ जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, जिस भारत के संविधान की, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे बहादुर इंसान ने बनाया था, उसकी आपने शपथ ली है। बिना डरे फैसले करें, पूरा देश आपके साथ है। सर, जिस तरीके से अभी आपने बताया 2002 दंगे हुए, मोदी जी को क्लीन चिट मिल गई, जैसे भारत का संविधान है और इंडियन पिनल कोड है, क्या क्लीन चिट जैसी कोई प्रक्रिया भी है? हर ऐसी प्रक्रिया जो वो 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कही थी, जो नहीं एग्जिस्ट करती, बना ली जाएगी। क्लीन चिट, वाइट चिट, ग्रे चिट सब दे दी जाएंगी। सारी चिटें मोदी जी को दे दी जाएंगी। जो वो चाहेंगे वही चिट उन्हें मिल जाएगी। कोई भी चिट चाहे वो उनको दी जा सकती है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं ना, जनता को सुप्रीम कोर्ट और जजेस के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। भले ही अभी मनुवादी व्यवस्था से ये लोग आते हैं, अभी भले ही SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के और महिलाएं इतनी रिप्रेजेंटेशन नहीं करती, लेकिन इन जजेस में भी कुछ ना कुछ कॉन्शियस बाकी है, कुछ न्याय करने की इच्छा बाकी है। तो इसलिए हमें सबको साथ खड़े रहना चाहिए। जहाँ तक आपने SIT की जो केस की बात की है, एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है पूजा पाल नाम की, रुआबुद्दीन शेख की, कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है ना, वो सबसे बुनियादी चीज़ है। अगर वो सबूत ही झूठे इकट्ठे करेंगे, अगर वो सबूत ठीक से इकट्ठे नहीं करेंगे, तो अदालत क्या कर लेगी? तो इसी तरीके से ईमानदार इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होने सबसे ज़रूरी हैं। तो ये SIT भी है। क्या इस पे इन्वेस्टिगेशन की गई? मैं उन वकीलों को सलाह नहीं देना चाहता जिन्होंने वो केस लड़ाया, लेकिन क्या उनकी जो ऑफिसर्स थे, उनकी ईमानदारी पे क्वेश्चन उठाए गए या नहीं गए? क्या उन्होंने पूरे सबूत इकट्ठे किए मोदी जी के इन्वेस्टिगेशन में, अमित शाह जी के इन्वेस्टिगेशन में? नहीं किए। अगर सबूत ही इकट्ठे नहीं करेगी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, तो अदालत क्या कर लेगी? तो ये भी एक बुनियादी बात है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ED के अफसर जो इस वक्त काम कर रहे हैं, वो भ्रष्टाचार से भरे हुए साफ नज़र आ रहे हैं। जस्टिस और इन्वेस्टिगेशन ना सिर्फ होनी चाहिए, बल्कि साफ़ सुथरी हो रही है, ये नज़र भी आनी चाहिए। उसमें ED और हमारी सारी एजेंसियां फेल हो गई हैं, और वो साफ जाहिर हो रहा है कि पॉलिटिकल दबाव में वो सारे अपने संवैधानिक जो कार्य हैं कर रहे हैं, जो कि गलत है, जो कि क्राइम है।